गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज है संडे, मतलब फंडे मेरे भाई। देखो क्लासें बहुत पीछे जा चुकी है, मतलब 6-7 क्लासें पीछे चल रही हैं, पर यकीन मानना कि मतलब मैं तुम्हारे 2-2 क्लास लेके और इन क्लासों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो लोड थोड़ा सा ज्यादा है, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी क्लासें प्रॉपर चलने वाली है और प्रॉपर तुम्हारा सिलेबस होगा। ठीक है, जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे। अपनी सरकार खोखली नहीं है, मतलब हम जो मैं जो बोल रहा हूं वो सरकार खोखली नहीं है, और देशों की तरह हमारी सरकार भी खोखली नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, कोई भी राजनीतिक मामलों की बात नहीं करेगा, हम हमारे यहाँ चैप्टर की बात करेंगे सभी। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई। आज संडे है, मतलब कि आज हम रिवीजन ही कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे गुरुजी? रिवीजन ही कर रहे होंगे। ठीक है, रिवीजन कर रहे होंगे। आज मैं पूरा जो छठा चैप्टर है इसको पूरे को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में मैं इसको पूरे को रिवाइज करवा रहा हूँ, और कल से तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल जाएगा मेरे भाई? 7वां चैप्टर चल जाएगा। ठीक है, 7वें चैप्टर को। हाँ गुरुजी, हम इसको पढ़ने के लिए तो बैठे थे। हाँ, इसी को पढ़ाएंगे मेरे भाई। और बता, और क्या क्या चाहिए? हाँ, नालायक को यही पढ़ने के लिए बैठे थे, और बाकी के चैप्टर तो पढ़ने ही नहीं है तुम्हें, है ना गुरुजी? यही पढ़ने के लिए बैठे थे। चलो नालायक को आ जाओ अब इधर, अभी आ जाएंगे सभी। चलो स्टार्ट करें। हाँ, सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं। गुरुजी बुखार चढ़ रहा है मेरे तो। हाँ बढ़िया है, बाजरा कट रहे हैं, कटवा दे। और बताओ, जुआर तो वो ही कौन गुरुजी? कौन बुआ का तुमसे जुआर? नालायक को तुम्हारे जुआर खाओगा की? और बताओ। अरे तुम पिटोगे नालायक को। चलो कोई बातें नहीं, अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर चल रहा था अपना छठा, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गुरुजी आप तो ज्योग्राफी पढ़ाने लग गए। हाँ मेरे भाई, सब पढ़ाने लग गया। पढ़ने आया करो तुम तो बस ओनली। ठीक है, चलो देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले हमने यहाँ क्या बात की थी मेरे भाई? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था भाई इसमें क्या बताया गया है, इस चैप्टर में जो बताया गया है। इस चैप्टर में तुम्हें क्या बताया? देखो भाई, किसी ने अगर नहीं देखा तो ये वाली जिसने नोट्स बना रखे वो रिवाइज के टाइम पे इनको लेके बैठ जाएगा। इनको लेके और फिर रिवाइज करते जाएंगे धीरे धीरे। जो चीज समझ में नहीं आ रही वहां टिक लगाएंगे, मुझसे बात करेंगे कि सर इस चीज में दिक्कत आ रही है, मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैंने तुम्हें नंबर दे रखे हैं। ऐसी सुविधा तुम्हें कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कोई सी लाइव क्लास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? हाँ, जो भी चीज की दिक्कत आप मुझे बताएंगे कि सर इस चीज में दिक्कत है, ये वाली चीज हमारे समझ में नहीं आ रही, उस चीज को बताएंगे। ठीक है, मैं पर्सनली गाइड करूंगा मेरे भाई। अगर देखो ऐसा है कि अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। देखो तुम, मुझे क्या पता भाई तुम्हें कौन सी चीज समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। मैं तो पूरी चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, मैं तो मेरा 100% दे रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो देखो ये वाला चैप्टर था, इसमें था हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। तो मैंने बताया था नियंत्रण क्या है गुरुजी और समन्वय क्या है मेरे भाई, ये बताया था मैंने। हाँ भाई, भाई नहीं बहनों भी, हाँ बहनों भी ध्यान रख लो कि हाँ मेरे बहनों कि मतलब इसमें क्या क्या बताया था। इसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारा शरीर नियंत्रण करता है, किस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं तो किस तरीके से उसमें किन किन चीजों की मतलब हमारे शरीर में कैसे कैसे वो क्रिया होती है, कौन कौन उसको नियंत्रण करता है, कौन कौन कैसे कैसे हमारे सारे मतलब शरीर के सारे भाग मिलकर किसी चीज को या किसी स्थिति को संभालते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाए आगे बढ़े। हाँ पढ़े मेरे भाई आगे। चलो देखो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे उद्दीपन की। किसकी बात करेंगे? उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या होता है मेरे भाई? सभी सजीव जो होते हैं अपने पर्यावरण में हो रहे जो परिवर्तन है उनके अनुरूप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। और ये पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जो है, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इन जिनके अनुरूप कोई सजीव कार्य कर रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उद्दीपन बोलते हैं। तो उद्दीपन क्या है? सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रही ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि मेरे भाई शेर को देखने पर भागना, जलती आग के पास हाथ ले जाने या गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे की तरफ हटाना। ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण है गुरुजी? ये उद्दीपन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उद्दीपन के उदाहरण है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो मान लो कभी तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तुम शेर के सामने कभी रुक के खड़े हुए हो क्या? कैसे ऐसा थोड़ी हुआ है तुम जाके खड़े हो गए शेर के सामने? ऐसा नहीं है। कई बार तुम जैसे कुछ भी कोई खतरनाक चीज देखते हो, जैसे कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे भौंका तो तुम्हें मतलब नहीं है कुछ भी, तुम जाओगे हुसैन बोल्ट की तरह, नालायक हो। हाँ, हुसैन बोल्ट बन जाओगे तुम। ऐसे मेरे भाई ये सारी चीजें कैसे हुई, कैसे हुई, ये चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उद्दीपन तो क्या है? जैसे कुत्ता भौंका तुम भागने लगे, तो इसको बोलते हैं उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। मतलब कि कोई भी अगर पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुरूप हम क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? अनुक्रिया कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या मेरे भाई? उद्दीपन। ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उद्दीपन बोलेंगे। आगे आ जाओ, नियंत्रण की बात करते हैं। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं।
क्या कहते हैं मेरे भाई, नियंत्रण। तो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को, जैसे ही पर्यावरण में कोई भी अनुक्रिया हुई, पर्यावरण में कोई भी हलचल हुई और उसके प्रति हमने क्या कर लिया, कोई गति करी, हमारे शरीर ने अगर कोई गति करी है, उस गति के लिए हमारे शरीर में, मैंने तुम्हें बताया था स्पेशलाइज्ड का मतलब है विशिष्टीकृत, का मतलब यही, जैसे मैं कहूं खाना खाने के लिए पैर की उंगलियां काम में नहीं लेते, उसके लिए क्या है मेरे भाई, स्पेशली अपने हाथ की उंगलियां। स्पेशली का मतलब जिसको जो कोई काम दिया गया है वो उसी काम को करेगा, ठीक है। जैसे सांस लेने के लिए नाक दी हुई है, ले ली, सांस लेने के लिए मुंह भी दिया हुआ है, ले लिया गुरुजी। तो देखो अलग अलग चीजें, अलग अलग मतलब जो भी काम है हमारे शरीर के सारे अंग है। अब ऐसा थोड़ी है मैंने कान बंद कर लिया और मैं कह रहा हूं नाक से सुनो, नाक से सुनो, देखे है आवाज आ रही है क्या, मुझे तो नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, हाँ गुरुजी अब चिल्लाओ मत, हमको आवाज आ रही है, हाँ। तो देखो मेरे भाई, तो नाक से नाक से सुना जा सकता है क्या, नहीं गुरुजी नहीं सुना जा सकता। हाँ, आई कांट हियर बाय द नोज, है पता नहीं है, इंग्लिश देखो कमजोर है, बाकी सब चीजें है ना। तो अब देखो कान के, अगर कान को मैंने बंद किया, मतलब कान किसके लिए है, सुनने के लिए, नाक किसके लिए है, ओनली सूंघने के लिए, मुंह खाने के लिए, दांत चबाने के लिए, हाथ मतलब किसी काम को करने के लिए। तो विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र, विशिष्टीकृत का मतलब है कोई चीज किसी चीज के लिए स्पेशली है, मतलब कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो अलग अलग, मतलब अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग है, ठीक है। चलो नियंत्रण की बात करें तो देखो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। समन्वय किसे कहते हैं, उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए, उद्दीपन के प्रति, जो ये उद्दीपन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उसके प्रति अनुचित प्रतिक्रिया करने के लिए, सॉरी उचित प्रतिक्रिया करने के लिए, उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय। मेरे भाई समन्वय का मतलब क्या है, इसमें जो शरीर के सारे अंग होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति जो होगी उसको नियंत्रित करेंगे, क्या करेंगे, नियंत्रित। जब शरीर के सारे अंग मिलकर नियंत्रित करेंगे तो उसको बोलेंगे समन्वय। नियंत्रण क्या होता है, अगर पर्यावरण में कोई भी हलचल हुई है उसके लिए हमने क्या किया है, तुरंत गति की है, उत्पन्न जो गति है उसको विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं नियंत्रण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नियंत्रण का बोलते हैं। आ जाओ, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय निम्न दो प्रकार का होता है मेरे भाई, कौन कौन सा, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी व उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो मेरे भाई नियंत्रण एवं समन्वय क्या है मेरे भाई, देखो जंतुओं में जो समन्वय पाया जाता है, नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है मेरे भाई, वो दो तरीके का पाया जाता है गुरुजी। कौन कौन सा, एक तो पाया जाता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा पाया जाता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो नियंत्रण समन्वय होगा वो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। लेकिन जो रासायनिक जो हमारा नियंत्रण है और समन्वय है वो किसके द्वारा होगा, वो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होगा, हार्मोन्स के द्वारा होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो गुरुजी ठीक है। देखो शरीर को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी व उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए, मान लो पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन हुआ तो उसके अनुसार क्या करेगा मेरे भाई, शरीर क्रिया करेगा। तो क्रिया करने के लिए तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतु मतलब जो कि हमारी तरह पूरी तरह क्या हो, विकसित हो, क्या हो, ऐसे जीव जिनमें पूरे अंग क्या हो, पूर्णतया विकसित हो, ठीक है। तो उनको बोलते हैं उच्च श्रेणी। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों के शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों के शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट यौगिक का मतलब है स्पेशली जो केमिकल है, मतलब जो रसायन है उनके द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है मेरे भाई, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां सर ये एक पैकेट की तरह होती है, मैंने बताया था कैसे होती है, एक थैले की तरह होती है, छोटे थैले के रूप में, पैकेट के रूप में होती है। और ये क्या करती है, इनसे हार्मोन स्रावित होता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, और वो सीधा रक्त में जाकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। और उस जैसे ही वो रक्त में मिलता है हमारा शरीर उनके अनुरूप क्या करने लग जाता है, क्रिया करने लग जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। देखो ये वाला थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मिट गया था, मैंने तुम्हें ध्यान बताया ही था। देखो तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं क्या होती है, तीव्र होती है, जबकि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक होता है। देखो दो तरीके का था, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और दूसरा था रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो मेरे भाई जो
तंत्रिकीय नियंत्रण होता है वो उसकी तीव्र क्रियाएं क्या होती है, तीव्र होती है। तो तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं तीव्र होती हैं, जबकि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक होता है, तंत्रिकीय नहीं होता। मतलब कि कहना यह चाह रहा है कि पेड़ पौधों में तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, उनमें जो पाया जाता है उनमें रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें 5 तरीके के हार्मोन होते हैं। कितने तरीके के गुरुजी? 5 तरीके के। जो पादप होते हैं, पादपों में 5 तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं, ये बात मैंने बताई थी। हाँ गुरुजी। चलो, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र। देखो अब तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये ब्लर नहीं हो रहा मेरे भाई, ये धुंधला नहीं हो रहा ना, ये क्या है, ऐसे ही है। ये मैंने फोटो लगाई हुई है इसमें, ठीक है ना। ये क्या हो गया था, डिलीट हो गया था ना उस दिन। हाँ चलो, तो देखो मानव शरीर का वह अंग जो सोचने समझने के साथ साथ किसी चीज को याद रखने, ठीक है, और याद रखने के साथ ही हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है उनके बीच में क्या करेगा मेरे भाई, सामंजस्य, सामंजस्य और संतुलन क्या करेगा, स्थापित करता है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में क्या बोलेंगे कि मानव शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आगे देखेंगे, तंत्रिका तंत्र जो है मेरे भाई, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक सुसंगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है, ठीक है, या लेकर जाता है मेरे भाई। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र है वो काम कर रहा है और तंत्रिका तंत्र में जो संदेश होंगे, जो भी मतलब आवेग होंगे, जो भी सिग्नल होंगे, वो विद्युत आवेग के रूप में जाएंगे। कैसे जाएंगे, विद्युत आवेग के रूप में। और जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से या न्यूरॉन्स से, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं को ही इंग्लिश में न्यूरॉन बोला जाता है। आ जाओ आगे, तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि पहले तंत्रिका कोशिका होगी, तंत्रिका कोशिका के बाद में तंत्रिका ऊतक होगा, तंत्रिका ऊतक के बाद में तंत्रिका क्या बनेगा, तंत्र बनेगा। क्या बनेगा, तंत्रिका तंत्र। और तंत्र से मिलकर बनेगा अंग, क्या बनेंगे, अंग, और अंग से मिलकर बनेगा शरीर। इसी तरीके से था। तो अब हमने तंत्रिका कोशिकाओं की देख ली, न्यूरॉन्स से मिलकर न्यूरॉन्स की बनी होती है। अब तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तंत्रिका ऊतकों के द्वारा होता है, तथा तंत्रिका ऊतकों का निर्माण न्यूरॉन के द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतकों के द्वारा और तंत्रिका ऊतकों का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है। तो देखो पहले कोशिका बनेगी, कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से बनेगा तंत्र और तंत्र से बनेगा अंग, अंग से बनेगा शरीर, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिकाएं जटिल तथा लंबी, तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो जटिल तथा लंबी कितनी होती हैं, लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर, 1.5 मीटर से 4 मीटर तक होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है मेरे भाई। किससे बनती है, एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। किससे बनती है मेरे भाई, न्यूरोप्लास्ट से। तो न्यूरोप्लास्ट से क्या बनेगी, न्यूरॉन बनेगी, न्यूरॉन से क्या बनेगा, तंत्रिका ऊतक बनेगा, तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र बनेगा, तंत्रिका तंत्र से अंग बनेंगे और अंग से बनेगा मेरे भाई शरीर। क्या बनेगा, शरीर बनेगा। आगे आ जाओ। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूण अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। इसमें 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं गुरुजी, 3। कौन कौन से, साइटोन जिसको हम कोशिका काय बोलते हैं, डेंड्रोन्स और एक्सोन, डेंड्रोस एंड एक्सोन, ठीक है। चलो हाँ चलो देखते हैं आगे। देखो ग्राही, अब ग्राही के बारे में बात करेंगे। ग्राही क्या होती है, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं को क्या करते हैं मेरे भाई, सूचनाओं का पता लगाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई सुई है, ये क्या है, कोई सुई, ये बाह्य वातावरण है, ये सुई है। यहां से मैंने मेरी स्किन पे जैसे ही मैंने इसको चुभोया, मैंने हाथ को हटा लिया, मतलब ये सूचना इसके पास गई। ये सूचना को इसने किसने ग्रहण किया, इस दर्द को किसने पता लगाया, गुरुजी ये पता लगाया हमारी त्वचा ने, हमारी स्किन ने पता लगाया। तो मेरे भाई इसने देखो क्या बोला है, तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, ग्राही कहलाते हैं। अब तुम बोलो गुरुजी मेरे तो त्वचा में घुसाई है, कौन सा, इसके अंतिम सिरे में घुसाई है, तंत्रिका तंत्र में। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। क्या है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं। तो जैसे यहाँ पे अगर चुभोया तो यहाँ की जो तंत्रिका कोशिका है उसका अंतिम सिरा, जैसे मैंने ये चुभोया तो इसका अंतिम सिरा कौन सा, ये तंत्रिका यहाँ पे जो होगी उसका अंतिम सिरा क्या करेगा, इन सूचनाओं को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, इनका पता लगा लेगा कि भाई सुई चुभ रही है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते
बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अगर है तो बताएंगे मेरे भाई, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो मत बताना, ठीक है? तो भी बता देना कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब ग्राहियों के प्रकार देख लेते हैं कि ग्राही कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राही जो होते हैं मेरे भाई निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कि 5-6 प्रकार के होते हैं जो मैं बता रहा हूं। प्रकाश ग्राही दृष्टि के लिए, मतलब जो क्या होती है? आंख होती है। श्रवण ग्राही सुनने के लिए जो कान होते हैं। रस संवेदी ग्राही जो स्वाद के लिए जीभ होती है। घ्राण ग्राही जो सूंघने के लिए जो नाक होती है। स्पर्श ग्राही जो ऊष्मा को महसूस करने के लिए, ऊष्मा या दर्द को महसूस करने के लिए, और वो क्या होती है? त्वचा। ठीक है, तो ग्राही पता चल गई। देखो किसी चीज को देखना है, मान लो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने आंख बंद कर रखी है, मुझे नहीं पता तुम देख रहे हो नहीं देख रहे, लेकिन जैसे मैंने आंख बंद कर रखी है तो प्रकाश को मैं, मतलब जो प्रकाश है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा। अगर ग्रहण नहीं कर पा रहा तो मेरा प्रतिबिंब, मतलब तुम मुझे दिख ही नहीं पा रहे। अभी आगे बताऊंगा, प्रतिबिंब बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो देखो जैसे मैंने आंखें बंद की तो प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पा रही आंखें। भाई उजाला अंधेरा ये किससे देखते हो तुम? नाक से देखते हो क्या? नहीं गुरुजी, आंख से देखते हैं। तो प्रकाश का पता कौन लगा रही है? आंख। तो इनको बोलते हैं प्रकाश ग्राही। क्या बोलते हैं? प्रकाश ग्राही बोलते हैं। आ जाओ। ऐसे श्रवण ग्राही सुनने के लिए, रस संवेदी, रस का मतलब स्वाद का जो पता लगाएगी, तो स्वाद के लिए क्या होती है? जीभ होती है। घ्राण ग्राही सूंघने के लिए जो कि नाक होती है। स्पर्श ग्राही ऊष्मा को महसूस करने के लिए जो कि त्वचा होती है। चलो आगे देखते हैं। ये सभी ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं मेरे भाई। कहां स्थित होती है? ज्ञानेंद्रियों में। कहां पे? ज्ञानेंद्रियों में। तो ज्ञानेंद्रिय क्या है? जो हमें बाहरी वातावरण का अनुभव कराती है, बाहरी वातावरण का एहसास कराती है। हमारे शरीर के वे अंग या वे भाग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहलाती हैं। चलो ठीक है, गुरुजी आपने ज्ञानेंद्रिय की परिभाषा नहीं लिखी। अरे नालायक कोई पूछता थोड़ी है, मैंने तुम्हें बता दिया। ग्राही पूछ लेता है तो ग्राही के प्रकार लिखा दिए, ग्राही लिखवा दिया है। चलो ज्ञानेंद्रिय क्या है मेरे भाई? ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारे शरीर के ऐसे अंग या ऐसे भाग, हमारे शरीर के ऐसे अंग या ऐसे भाग जो बाहरी वातावरण में जो भी, मतलब जो भी हलचल हो रही है, जो भी गतिविधि हो रही है, उसका पता हमें लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? उसको हम ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। आ जाओ, तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, न्यूरॉन की बात करते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है मेरे भाई? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है। अगर मान लो देखो सभी क्या बढ़ाते हैं? न्यूरॉन 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 न्यूरॉन। यह पूछ लेता है कई बार कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कौन है, और वो वहां पे मान लो न्यूरॉन न देके तंत्रिका कोशिका दे दिया तो तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लेंगे दोनों चीजों को, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा सा। हाँ साइंस ऐसे ही है मेरे भाई, दोनों में चलेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लो मैं तंत्रिका कोशिका लिखा दिया हिंदी का, न्यूरॉन नहीं लिखवाया, और तुम्हारे परीक्षा में आ गया न्यूरॉन क्या है, फिर क्या करोगे बताओ? फिर हम बोलेंगे कि ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलो कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, तंत्रिका कोशिका के भाग। तंत्रिका कोशिका के भाग देखिए, कोशिका काय। तो देखो प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा सा न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक होता है। कोशिका काय से होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। कैसे यात्रा करती है? विद्युत आवेग के रूप में। और ये कैसी संरचना होती है? ये देखो कोशिका काय में ध्यान से समझेंगे, तंत्रिका कोशिका का पहला भाग पढ़ रहे हैं हम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कोशिका काय। तो देखो कोशिका काय में क्या होगा कि यहाँ पे एक तो कोशिका द्रव होगा, जो ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, हल्का ऑरेंज कलर में, ये क्या है मेरे भाई? कोशिका काय है। ये कोशिका काय है जो तारे जैसी संरचना बन रही है ना, ये इस तरीके से तारे जैसी संरचना बन रही है ये। तो ये क्या है मेरे भाई? पूरी की पूरी, देखो समझा देता हूं, समझने का प्रयास करेंगे। क्या चलो देखते हैं मेरे भाई। देखो कोशिका काय क्या है समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। जिसने देखो अभी तक इस चैप्टर की क्लास भी नहीं देखी, वो इस चैप्टर को, इस क्लास को देख के पूरा चैप्टर क्लियर कर लेगा, ठीक है ना? चलो देखो, ये तारे जैसी संरचना का मतलब है ये इस तरीके से जो बन रही है, दिख रही है तुम्हें इस तरीके से? देखो मैं मारकर चला रहा हूं इस तरीके से, दिख रही होगी इस तरीके से, दिख रही है ये वाली, ये वाला हिस्सा दिख रहा है? हाँ गुरुजी दिख रहा है। इसको बोलते हैं कोशिका काय मेरे भाई। क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोशिका काय बोलते हैं। ये जो भरा हुआ है ना, ये इस तरीके से देखो, मैं जो कलर कर रहा हूं इस तरीके से जो तुम्हें दिख रहा है चारों तरफ,
ये बड़ा बड़ा सा जो है ये है केंद्रक, ये बड़ा सा क्या है मेरे भाई, केंद्रक है, बड़ा सा क्या है, केंद्रक है। और ये बगल में जो भरा हुआ है वो क्या है, कोशिका द्रव है, क्या है, कोशिका द्रव। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कोशिका काय, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे जैसी संरचना होती है जिसे हम कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय में एक बड़ा सा केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कोशिका काय, कोशिका काय क्या करता है, कोशिका काय से जो सूचनाएं होती हैं वो विद्युत आवेग की तरह क्या करती हैं, यात्रा करती हैं। क्या करती हैं मेरे भाई, यात्रा करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, चित्र देख लो इसका, फिर मैं और बता दूंगा। देखो ये जो बाल जैसी संरचनाएं हैं, ये बाल जैसी जो संरचनाएं निकल रही है इस तरीके से, ये जो निकल रही हैं इनको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं, द्रुमिका। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेड्रोन्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई, डेड्रोन्स बोलेंगे। केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोशिका काय को क्या बोलते हैं बताओ, कोशिका काय को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था ना, बताओ। और तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोन। इसको साइटोन बोलते हैं। कोशिका काय को क्या बोलते हैं, साइटोन। सेल, सेल का मतलब कोशिका, और सेल से ही बना है साइटोन, मतलब कोशिका काय। ठीक है, चलो ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है ये वाला चित्र, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा तब आ जाएगा। देखो द्रुमिका की बात करते हैं, डेड्रोन्स की बात करते हैं मेरे भाई, किसकी बात करेंगे, डेड्रोन्स की। आ जाओ, द्रुमिका क्या होती है, देखो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है गुरुजी समझा दो। तो देखो मेरे भाई, कोशिका काय से अनेक पतले पतले तंतु, कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं, जो मैंने दिखाया ना अभी बाल जैसी संरचना। हाँ गुरुजी ऐसे तूतड़े से निकल रहे थे, अरे तूतड़े नहीं होते नालायक, उनको तंतु बोलते हैं, तूतड़े। चलो काले हो गए, अरे बाजरे में लग रहा हूं, नालायक हो तुम, इधर आओ। हाँ, कोशिका काय से अनेक पतले तंतु निकले हुए होते हैं जिन्हें द्रुमिका मतलब डेड्रोन्स कहते हैं। डेड्रोन्स जो द्रुमिका है संवेदनाओं को ग्रहण करके उन्हें क्या करती है मेरे भाई, कोशिका काय में भेजता है, जहां से ये संवेदनाएं सिग्नल विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर कहां जाते हैं, एक्सोन के द्वारा कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, एक्सोन के अंतिम सिरे पर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें डेड्रोन्स में क्या होगा बताओ, डेड्रोन्स क्या करते हैं, जो भी सिग्नल होता है, जो भी रासायनिक संकेत होता है उसको ग्रहण करते हैं, कोशिका काय को देते हैं, कोशिका काय विद्युत आवेग में बदलता है और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ तंत्रिका मतलब तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है। आओ तीसरी चीज पढ़ते हैं, एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे को जोड़ती है। कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक संवेदनाएं जो होती है, सिग्नल जो होती है, विद्युत आवेग से संचरित होती है। ये क्या करती है मेरे भाई, कोशिका काय को और तंत्रिका के अंतिम सिरे को, मतलब देखो बीच में जो भी चीज होगी वो क्या करेगी, इन दोनों को जोड़ देगी। किस किस को, कोशिका काय को गुरुजी, किसको मेरे भाई, कोशिका काय को, और उसकी आखिरी मतलब उसका अंतिम सिरे को, मतलब उसकी पूंछ को। ठीक है, हाँ ठीक है गुरुजी। तो कोशिका काय क्या करता है, कोशिका काय के बारे में लिखेंगे, एक तारे जैसी संरचना होती है, बड़ा सा केंद्रक होता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, इसमें जो संकेत होता है विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, दूसरी क्या पढ़ेंगे, द्रुमिका, डेड्रोन्स। कोशिका काय में अनेक पतले पतले तंतु होते हैं जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। डेड्रोन से द्रुमिका जो होती है संवेदनाओं को ग्रहण करती है और उन्हें कोशिका काय में भेजती है, जहां से ये क्या करती है, संवेदनाएं जो होती है विद्युत आवेग में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, और विद्युत आवेग में बदलकर या विद्युत आवेग में परिवर्तित होकर एक्सोन के द्वारा मतलब तंत्रिकाक्ष के द्वारा तंत्रिका के किसमें, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। एक्सोन क्या होती है मेरे भाई, तंत्रिकाक्ष से लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय को और कोशिका के तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे को क्या करती है, जोड़ती है। कोशिका काय से जो सूचनाएं हैं, कोशिका काय से कोशिका के अंतिम सिरे तक जो सिग्नल है, जो संवेदनाएं हैं, वो विद्युत आवेग से क्या होती है, संचरित होती है। आओ आगे बात करते हैं, तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं या संवेदनाओं का संचरण कि किस तरीके से होता है। सभी सूचनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। तो पैदा कहां होती है, इस द्रुमिका सिरे पर। द्रुमिका का मतलब डेड्रोन्स पर। कहां पर, डेड्रोन्स पर। जो बाल जैसी संरचना है, तंतु जैसी संरचना है ना मेरे भाई, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सूचना क्या क्या करते हैं, पता लगाते हैं, संवेदनाओं को ये क्या करती है, ग्रहण करती है। आ जाओ, ठीक है, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। कहां से जाता है, द्रुमिका से कोशिका काय तक जाएगा। कोशिका काय में चेंज होगा किसमें, विद्युत आवेग में। देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पे जो होता है, यहां पे जो होगा मेरे भाई, दिख रहा है क्या, देखो यहां पे जो होगा ये होगा रासायनिक सिग्नल। क्या होगा,
रासायनिक सिग्नल होगा गुरुजी, रासायनिक आवेग होगा। जब ये रासायनिक आवेग को, ये द्रुमिका जो होंगी, ये बाल जैसी संरचना जो होगी, ये क्या करेगी, इसको संवेद मतलब इसको ग्रहण करेगी, ग्रहण करके इसको पता लगेगा तो ये सूचनाओं को आगे पहुंचाएगी। आगे कहां पहुंचाएगी गुरुजी, ये जो तंतु है, ये द्रुमिकाएं जो है, वो सूचनाओं को लेकर जाएगी तुम्हारे कोशिका काय में, और कोशिका काय इन रासायनिक सिग्नलों को क्या कर देगा, क्या कर देगा बताएंगे, क्या कर देगा, ये गुरुजी रासायनिक सिग्नल जो आए हैं उनको किसमें बदल देगा, बताओ किसमें बदल देगा गुरुजी, विद्युत आवेग में बदल देगा। और विद्युत आवेग में जैसे ही बदलेगा, ये तंत्रिका अक्ष है मेरे भाई, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये बीच में जो ये तीन इस तरीके से डंडे डंडे से बॉक्स से बनते दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोले जाते हैं, तंत्रिकाक्ष बोले जाते हैं। ये बीच वाला सिरा क्या करेगा, ये इसके संचरण के लिए जो विद्युत सिग्नल बना है, विद्युत आवेग जो बना है, उसके संचरण के लिए क्या है, आवश्यक है। और जैसे इसमें संचरित होगा, वो कहां पहुंच जाएगा, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर। कहां पहुंच जाएगा, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाएगा गुरुजी। अगर तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे होता है मेरे भाई खाली जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। अच्छा, कौन सा केमिकल भरा होता है गुरुजी, सोडियम भरा होता है। अच्छा, क्या काम करता है गुरुजी, ये जो सिग्नल आए थे ना, विद्युत सिग्नल, इनको रासायनिक सिग्नल में बदलता है। और रासायनिक सिग्नल में बदलता है, रासायनिक सिग्नल में जैसे ही बदला, अगली वाली जो तंत्रिका कोशिका है, उसके द्रुमिका क्या करेंगे, इसको ग्रहण कर लेंगे सूचना को। जहां से ये वाली जो सूचना यहां से चल के यहां गई है ना, इसको क्या कर लेगी, सूचना को ग्रहण कर लेगी, कोशिका काय को देगी। कोशिका काय फिर क्या करेगी, उस रासायनिक सिग्नल को फिर से विद्युत सिग्नल में बदलेगी, और विद्युत सिग्नल में बदलकर तंत्रिकाक्ष के द्वारा इसके अंतिम सिरे पर तक पहुंचा देगी। इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, और कहां जाती है, हमारे मस्तिष्क तक जाती है, और हमें सूचनाओं का पता लगता है। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं। आ जाओ आगे देखते हैं, ठीक है, चलो। पूरा मेरी बात, ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा, चलो स्पीड से करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो सिनेप्स की बात करते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे सिनेप्स कहते हैं मेरे भाई। इस रिक्त स्थान में सोडियम भरा होता है, यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदल जाता है, फिर रासायनिक संकेत दूसरे कोशिका में विद्युत आवेग में परिवर्तित किया जाता है। मतलब दूसरी कोशिका में गया तभी तो विद्युत आवेग में परिवर्तित हुआ था, सिनेप्स में तो क्या था, रासायनिक में परिवर्तित हो गया था, रासायनिक आवेग में। आ जाओ नोट डाल के देखो, गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना निकलता है। क्या निकलता है गुरुजी, पसीना निकलता है, तो साथ में सोडियम Na भी निकल जाता है, जिसके कारण सूचनाएं आगे नहीं पहुंच पाती, और मनुष्य का शरीर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाता, जिसके कारण शरीर गिरने लगता है, हम चक्कर खाने लगते हैं। इस अवस्था को चक्कर आना कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, चक्कर आना कहते हैं मेरे भाई। आ जाओ तंत्रिका तंत्र के भाग देखते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग मेरे भाई दो तरीके के हैं, एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएगा हमारे पास मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अलावा क्या आएगा, मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। अब मस्तिष्क की बात करें, क्या मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से गुरुजी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। चलो परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो तरीके का तंत्र है मेरे भाई, एक तो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और एक है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त का मतलब है जिन पे हमारी नियंत्रण नहीं होता, वो स्वयं ही चलती हैं, अर्थात अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जो हमारी इच्छाओं में हो, तो संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका, इन दोनों के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पढ़े आगे, हाँ गुरुजी पढ़ो, आगे आ जाओ। देखो मेरे भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखो केंद्रीय का मतलब है सेंट्रल, तो तुम्हारा सेंटर कहाँ होता है, दिमाग में होता है। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में। आ जाओ, यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यही नियंत्रित करता है मेरे भाई, यही कंट्रोल करता है। चैप्टर का नाम ही क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नियंत्रण एवं समन्वय है। तो यही नियंत्रित करेगा हमारा ब्रेन, हाँ गुरुजी ब्रेन ही नियंत्रित करेगा। तो यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु आते हैं। क्या क्या आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मतलब कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा उसके दो भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इस मेरुरज्जु को हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क के दो भाग, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ेंगे गुरुजी हम मानव मस्तिष्क। किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे गुरुजी। अच्छा चलो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो
अब मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ बातें हैं, क्या क्या, कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना हुआ तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है, जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर, किसके साथ मिलता है, मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये वाली लाइन तुम्हें यहां भी लिखनी है और यही वाली लाइन तुम्हें मेरुरज्जु में भी लिखनी है। क्या, कि मेरुरज्जु भी क्या है, मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, इसको द्वितीय ब्रेन बोला जाता है, दूसरा ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। यह मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से समझेंगे। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मेरे भाई, ठीक है। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के ऊपर क्या होती है, हड्डियां होती है, और इन हड्डियों को बोलते हैं क्रेनियम। अब ऐसा थोड़ी ऐसे हड्डी, ये देखो तुम यहाँ पे बजाओगे, आवाज आ रही है कि तुम्हें, आवाज आ रही है क्या ऐसे फूटने की, हाँ, तो ये हड्डी, हड्डी कौन सी, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिन्जेज नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा ढका होता है, मेनिन्जेज नामक, मतलब कि जब तुम खोपड़ी बनाओगे, इधर देखो, तो ये तुम्हारी खोपड़ी बनेगी, पहले तो ये बनेगी तुम्हारी खोपड़ी, इसको बोलते हैं कपाल। इसमें हड्डियां कौन सी होती है, क्रेनियम। क्या होती है, कौन सी हड्डी होती है, क्रेनियम हड्डी होती है। फिर इनके बाद में क्या होती है मेरे भाई, इस तरीके से 3 परतें होती हैं, इनको बोलते हैं मेनिन्जेज। क्या बोलते हैं, मेनिन्जेज होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मेनिन्जेज। परतों को क्या बोलते हैं, मेनिन्जेज बोलते हैं। और फिर होता है तुम्हारा मस्तिष्क, इस तरीके से, ये तुम्हारा मस्तिष्क है गोलमोल, नालायक को आ जाओ, हाँ गुरुजी गोलमोल, हाँ गोलमोल, गोलमोल आ जाओ। चलो देखते हैं। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिन्जेज नामक झिल्ली द्वारा ढका होता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये याद करवाया था मैंने, याद करवाया था। अगर किसी ने क्लास देखे तो देखो, रिवीजन की क्लास चल रही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत डीपली पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाए, एक बार तुम्हारे दिमाग में से वापिस रिकवर हो जाए, रिकॉल हो जाए, याद आ जाए। चलो, यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है मेरे भाई। कहां से कहां तक फैला रहता है, मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है, जो मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आंतरिक आघातों से कौन करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बाह्य आघातों से कौन करता है, गुरुजी क्रेनियम नामक हड्डियां करती हैं, हमारा कपाल करता है, खोपड़ी करती है। आ जाओ, मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनर्निर्माण की क्षमता, अर्थात नई कोशिका बनाने की क्षमता सबसे कम होती है। मैंने बताया था ना, अगर किसी के यहाँ पीछे मारते हैं तो वो जल्दी मर जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के पास दोबारा रीजनरेशन का, मतलब कि दोबारा कोशिकाओं के उत्पादन की क्षमता जो है वो क्या है, सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए कोशिका विभाजन होता नहीं है। कोशिका विभाजन नहीं होता तो नई कोशिकाएं नहीं बनती, नई कोशिकाएं नहीं बनती तो चोट लगने के बाद में, एक बार जब चोट लग जाती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी को मारो तो ऐसे मत मारना। कैसे मारना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मारने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। आप जिस जानकारी के बारे में जानकारी चाहते हैं वो जानकारी अभी जानकारी में नहीं है। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं अपन मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्य। मस्तिष्क, मस्तिष्क में 3 चीज पढ़ेंगे। क्या क्या मेरे भाई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आ जाओ, अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग है गुरुजी, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कारापोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग, सेरिबेलम, मेडोरा, ओब्लिगेटा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इनके बारे में एक एक करके, समझते जाएंगे जल्द जल्द। ठीक है, टाइम हो जाएगा ज्यादा। देखो, अग्र मस्तिष्क की बात करें, अग्र का मतलब है आगे का जो भाग होगा, मस्तिष्क के जो आगे का भाग होगा उसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। जो बीच में होगा, मध्य में होगा उसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। पीछे जो होगा उसको बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अग्र मस्तिष्क में देखेंगे, यह सोचने वाला मुख्य भाग है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यह ऐच्छिक पेशियों की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित कौन करता है, गुरुजी अग्र मस्तिष्क करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सेरिब्रम, सेरिब्रम को बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रम को। आ जाओ, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग अर्थात 66% है मेरे भाई। ठीक है, और हमारे शरीर का 2% है। मस्तिष्क कितना होता है हमारे शरीर का, 2%। आ जाओ,
यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, नई चीजों को सीखना, भय, कष्ट इत्यादि जैसी क्रियाओं का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। नोट डाल के देखो मेरे भाई, जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा या कम विकसित होता है तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। कैसा होता है मेरे भाई? मंद बुद्धि का होता है। तो सेरिब्रम कहते हैं ना, मेरे छोटो दिमाग है गुरु, मेरे छोटो दिमाग है, मेरे समझ को नहीं आ रही, मैं क्या ही करूं गुरुजी। तुम का ही मत करो नालायको, तुम्हारो सेरिब्रम जो है वो सत्सु छोटो है, कम विकसित है, थे बोला हो बालको, तुम मंद बुद्धि का हो। है ऐसे नहीं कह रहा, तुम तो मेरे शेर हो नालायको, तुम्हारे कोई मंद बुद्धि नहीं है। इधर आ जाओ तुम, बाजरे के टिक्कर चैटा के नालायको, तुम आ जाओगे एकदम से, आ जाओ। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा या कम विकसित होता है वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। आ जाओ। थैलेमस, यह ठंड, गर्मी, दर्द आदि को बताता है मेरे भाई, अर्थात यह भारी वातावरण का ज्ञान कराता है। थैला लेके कहां जाते हो? बाहर। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराएगा? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब थैले के बाद में यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में देखो, हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण ग्रंथि भी कहा जाता है। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ जाता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। जो पसीना निकलता है वो कौन निर्देश देता है? हाइपोथैलेमस। कौन देता है? हाइपोथैलेमस। तो इसको इमोशन का सेंटर कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ तुम तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, जो भी दर्द दुख है वो यहाँ बांट सकते हो, क्योंकि इसी में रखा हुआ है तुम्हारा सब कुछ। है रखा हुआ है गुरुजी सब कुछ। ठीक है, तो पसीना भी निकालता है, ये ध्यान रखना। तो पसीना निकालेगा और क्या निकालेगा? ये क्या हो गया मेरे? काला काला सा हो गया, काला काला तो हो गया ना। हाँ गुरुजी, फर्क पड़ गया। नालायक को बाजरे बना रहे, बाजरे बनवाने में मेरी हालत हो गई। अरे बनवाने का मतलब निकलवाना, नालायक को। हाँ ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं। आगे आ जाओ। मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? बताओ, है भाई बताओ। एक मिनट। ठीक है, चलो। तो देखो मेरे भाई, यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, कारापोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। तो यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मैंने बताया था कि शरीर का ऐसा नहीं है कि शरीर का एक अंग ऐसे ही काम करेगा। शरीर के मेरे भाई 2-3 अंग मिलके भी एक काम करते हैं। जैसे तुम्हें भागना था, किसी तुमने शेर देखा तो तुम्हारी आंखों ने शेर देखा, भागे तुम्हारे पैर, काम किया तुम्हारे दिमाग ने कि पत्थर की मार, दांतड़ी ले, हथौड़ा ले, जो कुछ ले, शेर को मार। हाथों ने उठाया हथौड़ा, यूं दिया, मरा। उसके बाद में भागने का काम किया पैरों ने, सोचने का काम किया दिमाग ने। तो बताओ कितने सारे काम हो गए। हाँ गुरुजी है। तो देखो यह मस्तिष्क को, ये देखो पहले तो कारापोरा क्या करता है मेरे भाई? ये देखने सुनने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब आ जाओ सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में। यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सेरिब्रल पेंडिकल। आ जाओ अब पश्च मस्तिष्क के बारे में। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान समझेंगे, ये भी अनैच्छिक को, ये भी अनैच्छिक को। तो ये क्या करता है मेरे भाई? यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन का मतलब है उल्टी। पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है मेरे भाई। कौन कौन से? सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम का मतलब है अनुमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान से समझ लेंगे, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम। पहले ब्रह्म फिर बेलम, ठीक है, जिसका बड़ा नाम वो पीछे और जिसका छोटा नाम वो पहले। ठीक है, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, उसके बाद में सेरिबेलम। ठीक है, आ जाओ। तो देखो यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है गुरुजी। मेडुला ऑब्लंगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। सबसे पिछला भाग कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। यह उपापचय है, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखते हैं पोन्स।
पोन्स क्या करता है, देखो मेरे भाई, यह भी पश्च मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कहां पे उपस्थित होता है, पश्च मस्तिष्क में, जो श्वसन क्रिया को नियमित तथा नियंत्रित करता है मेरे भाई। क्या करता है, ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित और नियमित करता है। कौन करता है, पोन्स। कहां स्थित होता है, पश्च मस्तिष्क में, श्वसन क्रिया को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, आगे आ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, ये देखो मेरे भाई, ये जो रीढ़ की सी हड्डी है इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। दिख रहा है यहाँ पे स्पाइनल कोड, हाँ गुरुजी दिख रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, इस तरीके से तंतु निकल रहे हैं, तंतु नहीं है ये कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। आ जाओ, स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल होता है जिसके ऊतक मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। मेरुरज्जु मस्तिष्क से लेकर कोकिकस तक गुजरते हैं। कोकिकस का मतलब जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा है मेरे भाई, ये मेरुरज्जु का जो अंतिम सिरा है, मेरुरज्जु का जो अंतिम सिरा है इसको बोलते हैं कोकिकस। क्या बोलते हैं, कोकिकस बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसे द्वितीय मस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है, अर्थात यह क्या करता है मेरे भाई, उद्दीपनों मतलब सिग्नल्स का संचरण करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत इसमें, इसको द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये कहा जाता है मस्तिष्क से कोकिकस तक जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बताओ। और कैसा आकृति होती है इसकी, बेलनाकार बंडल होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। सूचनाओं का यह आदान प्रदान करता है, सूचनाओं को संचरित करता है, सूचनाओं को संचरित करने का कार्य करता है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, नोट डाल के। ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा से होती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। एक तो क्या हो कि बिना इच्छा से, अपन चाह नहीं रहे तब भी हो रही है। जैसे मान लो अपन को छींक आ रही है, अपन नहीं चाह रहे कुछ भी कि यार छींक आए ना, बिल्कुल ही नहीं चाहते कि भाई अब काम बिगड़ जाएगा। वो ऐसी सोच है, ऐसी सोच है भारत में कि मतलब ये छींक देगा तो अपना काम बिगड़ जाएगा। बिल्ली निकल गई, यार बिल्ली क्या तुम्हारे लिए घर में बैठी रहेगी क्या, नालायक, बिल्ली जाएगी नहीं क्या, है ऐसे करते हो मतलब, है बताओ। बिल्लियों को भी सोचता होगा ये आदमी इधर से निकल गया, अब इधर से साला मरने का काम है, इधर से गए मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलो, ऐसी क्रियाएं जो अतिशीघ्र, अतिशीघ्र का मतलब तेजी से होती हैं और अनैच्छिक रूप से मतलब बिना इच्छा के हो जाती है, उनको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जम्हाई लेना मतलब उबासी लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना आदि, ये सारी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, मतलब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और मस्तिष्क से 12 जोड़ी। कोई दिक्कत इसमें, मेरुरज्जु देखो बड़ा सा नाम है इसलिए 31। मेरुरज्जु में क्या याद रखेंगे, 31, और इसमें क्या याद रखेंगे, 12। क्या रखेंगे, 12 जोड़ी। मस्तिष्क में 12 जोड़ी और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी। यहां से प्रश्न पूछ लेता है, मैंने स्टार लगा रखा है, ध्यान से रख लेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ती छाप, प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। मतलब कि जैसे मान लो मैंने किसी गर्म वस्तु को छुआ, तो गर्म वस्तु को छूने से लेकर और मेरे मस्तिष्क जो संकेत गया है वो किस रास्ते से गया है, उस रास्ते को ही बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। ये प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में ही बनते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होता है जहां आने वाली तंत्रिका तथा जाने वाली तंत्रिका एक दूसरे से मिलती है। ठीक है मेरे भाई, प्रतिवर्ती चाप का क्या संबंध कहां होता है, संबंध का जो स्थान होता है वो बिंदु होता है जहां पे आने वाली भी तंत्रिकाएं मिलती हैं और जाने वाली भी, दोनों तंत्रिकाएं जहां मिलती हैं उसी को वो क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप का संबंध का केंद्र होता है, वो स्थान होता है। ये सभी तंत्रिकाएं बंडल के रूप में होती है। कैसे होती हैं, बंडल के रूप में। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताएंगे, सभी आ गई समझ में। चलो थोड़ा सा देखो स्पीड से देखेंगे मेरे भैया ना। चलो अब थोड़ा सा स्पीड लेंगे अपन। चलो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें थी, मस्तिष्क था, मेरुरज्जु था, मैंने उसको पढ़ लिया। अब आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पीएनएस, उसको बोलते हैं सीएनएस, इसको बोलते हैं पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसको बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा ना मेरे भाई, परिधीय जो तंत्रिका तंत्र होगा वो क्या होगा मेरे भाई, मस्तिष्क से निकलेंगी कितनी जोड़ी मेरे भाई बताओ, मस्तिष्क से निकलेंगी 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से निकलेंगी 31 जोड़ी। जब ये 31 जोड़ी और 12 जोड़ी जो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती हैं तो ये बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया गुरुजी, 2 भागों में, स्वायत्त या स्वतंत्र
अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, मैंने यहाँ पे बहुत सारे नाम लिख दिए इसके, स्वतंत्र भी बोलते हैं, स्वायत्त भी बोलते हैं, अनैच्छिक भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारी इच्छाओं का नियंत्रण हो। आ जाओ, अनैच्छिक में या स्वतंत्र में या फिर जो भी हमारे मतलब ऑटोमेटिक वाली है, ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है ध्यान से समझेंगे। स्वायत्त का मतलब होता है जो खुद से होती है, स्वतंत्र का मतलब अपनी मर्जी के मालिक, अनैच्छिक मतलब अपनी इच्छा ना हो, ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप ही हो जाती है। तो स्वायत्त, स्वतंत्र, अनैच्छिक, ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र, ये सारे एक मतलब एक ही नाम है, ठीक है। अगर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पूछे तो भी यही बात है, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पूछे तो भी यही बात है, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र पूछे तो भी यही बात है, ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र पूछे तो भी यही बात है, ठीक है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। एक तो है अनुकंपीय क्रिया और दूसरी है परानुकंपीय क्रिया। चलो देखते हैं अनुकंपीय क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है मेरे भाई। कौन सी? अनुकंपीय क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है, जिससे हृदय की गति का तेज होना, लार ग्रंथियों से लार का कम बनना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों का फैल जाना, अधिक पसीना आना, पैर थरथराने लग जाना। पैर थरथराना का मतलब पैर कांपने लग जाना आदि क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो अनुकंपीय क्रिया क्या होती है मेरे भाई? जब इस जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया के अंतर्गत हमारा शरीर क्या होता है मेरे भाई? अचानक से अनियंत्रित होता है। कैसे हो जाता है? अचानक से अनियंत्रित हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? अचानक से अनियंत्रित हो जाता है। जैसे अचानक से अनियंत्रित हो जाए, जैसे देखा है तुमने सपने में, तुम जैसे सपने में मतलब रात को सो रहे हो, तुम्हें सपना आया, दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, तुम्हें सपना आया और तुम्हें लग रहा है खाई में गिरना है और तुम मरो हो एकदम से। होता है ऐसे? होता है। क्या के अंतर्गत हमारा शरीर अचानक से अनियंत्रित हो जाता है जिससे क्या क्या हो जाता है? देखो, हृदय की गति तेज हो जाती है, लाराना बंद हो जाती है, लार का बनना कम हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों को फैल जाता, हाँ आंखों का फैल जाना, आंखों के फैल जाने के अलावा अधिक पसीना अधिक पसीना आना आता है, पैर थरथराने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, आदि क्रियाएं हो जाती है। इन्हीं को बोलते हैं अनुकंपीय क्रिया। क्या बोलते हैं? अनुकंपीय क्रिया बोलते हैं। अगर ये सही हो जाए, अगर मान लो जो क्रिया हुई है अगर वो सही हो जाती है तो उसको बोलते हैं परानुकंपीय क्रिया। तो देखो क्या बोला है परानुकंपीय क्रिया में, जब अनुकंपीय क्रिया ठीक हो जाती है तो इसे परानुकंपीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परानुकंपीय क्रिया कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र में। किसमें पढ़ते हैं? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र में। वह तंत्रिका तंत्र जिस पर हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है मेरे भाई। एक होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र और प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक का मतलब जिस पर अपनी इच्छाओं का नियंत्रण हो, जिसको हमने मतलब बंदी बना रखा हो, मतलब हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें दो तरीके की तंत्रिकाएं होती है, एक तो होती है संवेदी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है प्रेरक तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह शरीर से आवेग मतलब सिग्नल को मस्तिष्क तक लेकर जाता है। संवेदी तो क्या करेगा? सिग्नल को मस्तिष्क तक लेकर जाएगा, ठीक है। संवेदी तो क्या करेगा मेरे भाई? मस्तिष्क को मतलब सिग्नल को कहां लेकर जाएगा? मस्तिष्क तक। और प्रेरक क्या करेगा? जो सिग्नल होगा ना, जो सिग्नल होगा उसको मस्तिष्क से लेकर आएगा वापस कहां तक? शरीर तक, ठीक है। आगे ये बात दोनों समझ में? हाँ गुरुजी। अगला देखो, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। देखो जंतुओं की बात हो गई कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। अब पौधों से बात कर लेते हैं, पौधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिसे फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं फाइटो हार्मोन, हिंदी में बोलते हैं पादप हार्मोन, इनके द्वारा किया जाता है। विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो भिन्न प्रकार की गति दर्शाते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार की गति दर्शाते हैं गुरुजी? दो प्रकार की भिन्न गति दर्शाते हैं। तो कौन कौन सी? एक तो होती है वृद्धि से मुक्त गति और दूसरी होती है वृद्धि पर आश्रित गति। चलो वृद्धि से मुक्त गति की बात करें तो पहले समझेंगे, ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है, ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं। इस गति में पेड़ पौधों का शरीर नहीं बढ़ता, अर्थात पेड़ पौधे वृद्धि नहीं दर्शाते। इसने क्या बोला है? वृद्धि से मुक्त गति, मतलब कि वृद्धि से मुक्त गति मतलब गति तो होगी लेकिन वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसी गति जिसमें वृद्धि नहीं हो और गति हो उसी को बोलते हैं वृद्धि से मुक्त गति। मतलब कि वृद्धि से मुक्त का मतलब है कि गति तो हो रही है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही। तो कैसे होगा समझेंगे। ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं। इस गति में पेड़ पौधों का शरीर नहीं बढ़ता, अर्थात पेड़ पौधे वृद्धि नहीं दर्शाते हैं।
जैसे छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ जाना। जैसे तुमने छुई मुई का पौधा देखा होगा, उसको जैसे ही तुमने छुआ वो सिकुड़ जाता है। क्या उसमें वृद्धि में कोई, उसकी मतलब पौधे में कोई वृद्धि हुई क्या? नहीं सर, उसमें गति हुई। हाँ गुरुजी गति हुई, उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, उसकी पत्तियां सिकुड़ गई। दूसरी देखेंगे वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब है जिसमें वृद्धि भी होगी और गति भी होगी, मतलब जो गति होगी वो वृद्धि पर ही आश्रित होगी। कैसे गति, कैसी होगी? वृद्धि पर ही आश्रित होगी। तो देखो वृद्धि से मुक्त गति में तो पौधे देखो जैसे छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ जाना। अब देखते समझते हैं कैसे होता है। छुई मुई के पौधे में गति, जब हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं, जैसे हम छुई मुई के पौधे को स्पर्श करते हैं तो अनुक्रिया के फलस्वरूप पौधा अपनी पत्तियों में गति करता है और सिकुड़ जाता है। क्या करता है मेरे भाई? अपनी पत्तियों में गति करता है और सिकुड़ जाता है। यह गति वृद्धि से संबंधित नहीं होती। यह जो गति होती है मेरे भाई ये वृद्धि से संबंधित नहीं होती। अब ये करता कैसे है? ये जल के मात्रा में कमी करता है। जल की मात्रा में कमी, वृद्धि जल की मात्रा को नियंत्रित करके। ये अपनी गति कैसे करता है? जल की मात्रा को नियंत्रित करके। चलो देखते हैं पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया कि कैसे तत्काल अनुक्रिया करता है। तो पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करने के लिए वैद्युत रसायनों का उपयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। फलस्वरूप फूलने सिकुड़ने से इनका आकार बदल जाता है। जैसे फूलती है तो आकार बदल जाता है, सिकुड़ती है तो आकार बदल जाता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, आ जाओ। वृद्धि पर आश्रित गति पढ़ते हैं मेरे भाई। पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती हैं जो पौधों के कायिक भाग कौन कौन से गुरुजी? जड़, तना, पत्ती। काया का मतलब है जो उसके शरीर से संबंधित है, तो जड़ भी हो गई, तना भी हो गया, पत्ती भी हो गई, आदि में गति को दर्शाती है। जैसे प्रतान की गति, प्रतान का मतलब जैसे तुमने बेल देखा होगा, उस बेल के ऊपर एक स्प्रिंग सी होती है, ठीक है, तो उस स्प्रिंग सी को बोलते हैं प्रतान। तो प्रतान की गति, पौधों की प्रकाश की ओर गति, जड़ों की जल की ओर गति, ये सारी क्या है मेरे भाई? वृद्धि पर आश्रित गति है। देखो वृद्धि पर आश्रित गति निम्न प्रकार की होती है, मतलब इनमें जब गति होगी तो वृद्धि होगी तो ही गति होगी। जैसे जड़ है, जड़ क्या करती है? नीचे की तरफ इस तरीके से आती है कि नहीं आती भाई? जड़े कहां होती है? जमीन में, तो वो नीचे की तरफ जाती है ऊपर की तरफ। तुम बोलोगे गुरुजी जड़े तो नीचे की तरफ ही जाती है, तो वो गति भी कर रही है और वृद्धि भी कर रही है। गति कहां कर रही है? नीचे की तरफ, और वृद्धि भी कहां कर रही है? नीचे की तरफ। तो वो वृद्धि पर ही आश्रित गति है। अब मान लो वो जड़े बढ़ेंगी नहीं तो क्या मतलब गति होगी क्या? गति होगी क्या? नहीं गुरुजी, अगर बढ़ेगी नहीं तो गति कैसे होगी? बढ़ेगी तभी तो गति होगी, नीचे की तरफ जाती जाएंगी जितनी जाएंगी। आ जाओ, अब समझते हैं कितने तरीके से होती है। तो वृद्धि पर जो आश्रित गति होती है निम्न प्रकार की होती है मेरे भाई। एक होती है प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति में समझो, इसमें पौधे के अंग की जो गति है, जो पौधा का अंग होगा उसकी गति जो होगी प्रकाश की ओर होती है। यह तने के शिखर भाग या पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चित्र बना के मैंने समझाया था, ठीक है। कहां पे दिखाई देता है? पौधे के शिखर भाग में और उसकी पत्तियों में। और अब आता है दूसरा गुरुत्वानुवर्तन गति। इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के केंद्र की दिशा में गति करते हैं। यह पौधे की जड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तीसरी देखेंगे जलानुवर्तन गति। पौधे के अंग जल के अंदर की ओर गति करते हैं, जैसे जड़ों की जल की ओर गति करना, ठीक है। चौथा देखो रासायनिक अनुवर्तन गति। यह गति रासायनिक उद्दीपनों मतलब संकेतों के द्वारा होती है, जैसे पराग कणों का अंडाशय की ओर गति, ठीक है। जो पराग कण होंगे, पराग नली था, ये मैंने तुमसे बताया था मैंने कि इसको पराग नली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पराग नली कर लेंगे मेरे भाई। इसको क्या कर लेंगे मेरे भाई? पराग नली कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? पराग नली। पराग नली करेंगे मेरे भाई इसको ना। तो ये पराग नली था, ठीक है। क्या था? पराग नली का अंडाशय की ओर गति, मतलब जो पराग नली होगी वो अंडाशय की तरफ ही बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो, तो प्रकाश अनुवर्तन, अगर प्रकाश की ओर गति है तो प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण की अनुरूप गति है तो गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। तीसरी आएगी जलानुवर्तन, मतलब जल की दिशा में अगर गति है तो जलानुवर्तन गति। और रासायनिक अनुवर्तन गति का मतलब क्या होगा मेरे भाई? जो संकेतों के द्वारा, जो उद्दीपनों के द्वारा होगी वो क्या होगी? रासायनिक अनुवर्तन गति। अब देखो, जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक
यौगिकों के द्वारा भी होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, हार्मोन। अब देखो इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि ये नए हैं, अपन ने अभी तो पढ़ा था इनको, है ना। चलो टाइम भी होने को है, 7 मिनट ही बच रहे हैं, 7 मिनट में अपन को 4-5 स्लाइड करनी है। चलो देखो, हार्मोन्स ये रासायनिक या कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के अलग अलग जगहों से स्रावित होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, केमिकल है एक तरीके से। ये स्रावित होकर जीवों तथा पादपों के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण कैसे होता है, तो ये पुनर्भरण क्षमता पर निर्भर करता है। तो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया द्वारा किया जाता है, पुनर्भरण द्वारा होता है। उदाहरण के लिए यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मतलब रक्त में अगर शर्करा बढ़ गई, शुगर बढ़ गया ऐसे समझ लो, तो इसे अग्नाशय की कोशिकाएं सुसंचित कर लेती हैं। जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं वो इसका पता लगा लेती हैं और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंसुलिन क्या है मेरे भाई, एक हार्मोन है। कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। जंतुओं में हार्मोन्स का बनना, जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं मेरे भाई। कहां बनते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अब ये ग्रंथि क्या होती है गुरुजी, यह एक थैले के आकार की रचना होती है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम या हार्मोन्स निकलते हैं। मनुष्य में या जंतुओं में ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें हार्मोन्स निकलते हैं, ध्यान से समझ लेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। इनमें नलिका नहीं होती, इसलिए इनका मार्ग निश्चित नहीं होता। जब इनमें नली नहीं है तो इनका मार्ग निश्चित नहीं होगा। इनसे निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में जाकर मिल जाते हैं, जैसे पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अंडाशय जिसको हम ओवरी भी बोलते हैं। और ये तो ओवरी तो किसमें होती है, मादाओं में। अंडाशय किसमें होता है मेरे भाई, मादाओं में होता है। और जो वृषण होते हैं वो किसमें होते हैं, नर में। ये सारे क्या है मेरे भाई, ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां। चलो बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां, इनसे एंजाइम निकलता है। तो एक अंतर तो ये हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। तो इनसे एंजाइम निकलता है, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, अतः इसका मार्ग या इनका मार्ग निश्चित होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता, जैसे कि श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि दृष्टि या नेत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और मेरे भाई दुग्ध ग्रंथि आदि। ठीक है, ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स तथा उनके कार्य, इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से ले रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे घर जाके एक बार। ठीक है मेरे भाई, घर पे ही हो तुम तो खैर, लेकिन घर पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो। हाइपोथैलेमस, आज रिवीजन ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें करवा रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। हाइपर मतलब कि हाइपर क्या है, मतलब इसके पास प्रेशर है, मतलब ये कहती है कि तुझे रिलीज होना है, तुझे ऐसे स्रावित होना है, तुझे हार्मोन स्रावित करना है। तो कौन करती है मेरे भाई, हाइपोथैलेमस। तो यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं, इसे जैविक ग्रंथि जिसको हम बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो नींद लाने में सहायता करता है। यह ग्रंथि हमारी दोनों आंखों के बीच में स्थित होती है। कहां स्थित होती है, दोनों आंखों के बीच में स्थित होती है, इसलिए इसे हम तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जिसको हम आउटू ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटू। आउटू तो है हिंदी में नाम, थायराइड है इंग्लिश में नाम। ठीक है ना मेरे भाई, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बात ध्यान रख लेंगे और इस चीज को नोट कर लेंगे मेरे भाई कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है जिसको हम आउटू ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, यह गुलाबी रंग की एच आकार की क्या होती है मेरे भाई, एच आकार की होती है, जो कि गर्दन के पास स्थित होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप मतलब कि बीपी, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि क्या करती है मेरे भाई, सूज जाती है, मतलब फूल जाती है। इस बीमारी को हम ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। पैराथायराइड या पैराआउटू, यह ग्रंथि क्या करती है मेरे भाई, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा यह थायराइड के पीछे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो यह ग्रंथि वक्ष, गुहा या छाती में पाई जाती है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है, परंतु 15 वर्ष के बाद यह कार्य करना बंद कर देती है। आ जाओ आगे देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अमाशय के नीचे स्थित होती है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है मेरे भाई, नियंत्रित करती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उचित मात्रा में इंसुलिन स्रावन नहीं होता, तो मधुमेह का खतरा बन जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, यह ग्रंथि दोनों वृक्कों के ऊपरी सिरे पर पाई जाती है मेरे भाई, स्थित होती है। इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। यह हार्मोन बीपी को नियंत्रित करता है। तो कौन कौन से नियंत्रित कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ।
कौन कौन से कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ, बताएंगे मेरे भाई, कौन कौन से कर रहे हैं मेरे भाई, बताओ। 2 ग्रंथियां हो चुके जो बीपी को नियंत्रित कर रही है, बताएंगे सभी कमेंट में। इसे लड़ो उड़ो, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अधिवृक्क से, अधिवृक्क का मतलब जो एड्रिनल ग्रंथि है, इससे रेनिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अतः रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्रंथि और दूसरी कौन सी, थायराइड, देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, ठीक है, थायराइड, दोनों क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आ जाओ पीयूष ग्रंथि पे, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी दोनों याद रखनी है। सबसे बड़ी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है, सबसे छोटी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। यह हमारे मस्तिष्क के आधार तल में पाई जाती है, यह हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं, तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है THS जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए उत्तरदायी है या उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन नहीं बनता, इससे जो बीमारी होती है उसे घेंगा रोग कहते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई, दूसरा होती है SPH स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन हार्मोन, ठीक है। आ जाओ, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से बोनापन और अधिकता से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। अब तीसरी होती है LTH जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन, यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्रावण में सहायक होती है। अब आती है जनन ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो जनन क्रिया में भाग लेती है, जनन ग्रंथियां कहलाती हैं। कौन कौन सी होती है गुरुजी, अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय में क्या होता है, बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के द्वारा ही होता है। ये हार्मोन निम्न होते हैं, देखो लेडीज जो होती है, महिला जो होती है, मादा जो होती है, उसमें 3 हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हार्मोन मासिक चक्र को, मतलब कि जो पीरियड्स होते हैं, जो रजोधर्म होता है उसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यह हार्मोन स्तन विकास एवं गर्भ धारण में सहायक है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए और ब्रेस्ट के विकास के लिए, ठीक है, मतलब स्तनों के विकास के लिए क्या है मेरे भाई, उत्तरदायी है या उसके लिए सहायक है। रिलैक्सिन क्या करता है, यह हार्मोन प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए सहायक होता है, यह हार्मोन यूटेरस को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। अब आती है वृषण ग्रंथि, वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, यह पुरुषों में परिवर्धन को, यौन आचरण को प्रेरित करता है। अब आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, अपन यहाँ दोनों चित्रों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, दोनों चित्रों को समझने का प्रयास करेंगे। और क्या समझने का प्रयास करेंगे गुरुजी, हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पे कि ये दोनों में जो ग्रंथियां हैं, मैंने यहाँ पे चित्र बताए थे, देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखो पीनियल ग्रंथि है, दिखा देता हूँ, 1 मिनट देखेंगे सभी एक बार देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथि है। देखो यहाँ पे है मेरे भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि, वो कहाँ पे है, मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में 3 पाई जाएंगी, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि, ठीक है। आउटो ग्रंथि कहां पाई जाती है, एच आकार की होती है, गुलाबी रंग की होती है, गले गर्दन के पास पाई जाती है। पैराउटू, पराउटू का मतलब है पैराथायराइड, पैराथायराइड कहां पाई जाएगी, आउटू ग्रंथि के पीछे, मतलब थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि छाती में होती है, कहां होती है, छाती में, 15 साल तक काम करती है, 15 साल बाद में काम नहीं करती। अग्नाशय जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, इंसुलिन का स्रावण करता है। ये होती है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। ये कहां होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, हमारे जो वृक्क होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, स्थित होती है, ठीक है। चलो ये अब देखो, अब जनन ग्रंथियों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे जो जनन ग्रंथियां होंगी उसमें क्या होगा, वृषण होगा और वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, जबकि यहाँ पे जो होगा वो अंडाशय होगा और अंडाशय से 3 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन तीनों रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अगली चीज देख लो, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, वे रासायनिक यौगिक जो पादपों में नियंत्रण या समन्वय का कार्य करते हैं, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम और एथिलीन। एथिलीन का मुख्य कार्य फलों को पकाना है। यह हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है मेरे भाई, मादा पुष्पों की संख्या क्या करता है, बढ़ाता है, और तने को फूलने में भी सहायता करता है। ऑक्सिन क्या करता है, यह हार्मोन पादपों के तनों में वृद्धि में सहायक है। अगर तने की वृद्धि में ये क्या है, तने की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सिन हार्मोन फलों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। यह हार्मोन पादप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन की बात करें तो इसका मुख्य कार्य पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करना है। तो